हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण प्रकरण क्रिया। तो दोस्तों, क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण और संपूर्ण अंग्रेजी व्याकरण की क्लासेस निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो देखिए, क्रिया किसे कहते हैं, यानी क्रिया की परिभाषा क्या होती है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना समझ में आता है उसे क्रिया कहते हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, जाना, रोना, गाना आदि, ये सब क्या हैं? ये सब क्रिया शब्द हैं। क्रिया एक विकारी शब्द होता है, इसको ध्यान रखें कि क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलते हैं। विकारी और अविकारी जो शब्द होते हैं उनमें से जो विकारी शब्द होता है वो कौन सा होता है कि जिसके रूप, लिंग और वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिया है वो भी विकारी शब्दों के अंतर्गत आती है। तो परिभाषा हुई कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या समझ में आता है कि भाई ये शब्द ऐसे जो किसी कार्य को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई परिभाषा। अब हम बात करते हैं क्रिया के उदाहरण। हम उदाहरण सहित समझेंगे क्रिया को। जैसे विक्रम पढ़ रहा है। अब ऐसा कौन सा शब्द इस वाक्य में जिससे ये पता लगता हो कि इसमें कोई काम हो रहा है? तो वो है पढ़ना। वो क्या है? पढ़ना। तो जब पढ़ना इस शब्द से पता लग रहा है तो ये क्रिया हो गई। किसी कार्य का होना या करना पाया जाए वही क्रिया कहलाएगी। तब ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। जैसे महेश क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य में कोई काम हो रहा है, लेकिन किस शब्द से पता लग रहा है? वो खेलने से पता लग रहा है, इस शब्द से, खेल रहा से। तो ये क्या हो गई? ये हो गई क्रिया। और उदाहरण, राजा राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब पढ़ना ये क्या हो गई? ये भी क्रिया हो गई, क्योंकि ये काम हो रहा है, इसी से पता लग रहा है कोई काम हो रहा है। लड़कियां गाना गा रही हैं। अब गाना गाना, अब इससे पता लग रहा है कि भाई क्या काम कर रही हैं? गाना गाने का काम। तो गाने का काम कर रही है तो गाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है। महेश पत्र लिखता है। अब लिखता है, इससे पता लग रहा है कि इसमें कोई कार्य हो रहा है। अब अगला उदाहरण देखो। शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। ये उदाहरण नहीं है इसका, इसको छोड़ दें, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, मिस टाइप सही नहीं हुआ। अगला उदाहरण देखो। सुरेश खेल रहा है। इस वाक्य में खेलना ये क्रिया हो गई। इससे पता लग रहा है कि कोई काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? खेलने का। ठीक है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें भी खेलना। गीता चाय बना रही है। बनाना, अब बनाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। उसी ने बोला था। बोलना, बोलना क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है या किसी कार्य के होने या करने का हमें बोध होता है, उन्हीं शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि इनके जो लिंग, वचन और पुरुष जो हैं वो कर्ता के अनुसार बदल जाते हैं, इसलिए क्रिया विकारी शब्द है। तो ये परिभाषा और उदाहरण हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, परिभाषा के बाद हम बात करेंगे क्रिया के भेदों कि क्रिया के भेद कौन से होते हैं। तो दोस्तों, क्रिया के भेदों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म के आधार पर। अभी तक ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं वो केवल दो ही प्रकार की क्रिया पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो हम आपको बता दें कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, यानी कर्म की उपस्थिति है अथवा नहीं, इस आधार पर क्रिया के दो ही भेद होते हैं। एक सकारात्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये दो भेद हो गए। लेकिन ये किसके आधार पर है? केवल कर्म के आधार पर, कि वहाँ पर कर्म है अथवा नहीं है। इस प्रकार से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दो भेद हो गए। अब हम बात करते हैं प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। देखो, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर कम से कम 8 प्रयोग हम पढ़ेंगे।
और इन 8 प्रयोगों में हमारी सारी प्रकार की जो क्रियाएं हैं जो आप अब तक पढ़ते हो जिनको, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सामान्य क्रिया हम पढ़ेंगे, संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे, पूर्वकालिक क्रिया पढ़ेंगे, कृदंत क्रिया पढ़ेंगे, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सजातीय क्रिया और नाम धातु क्रिया, ये सारी क्रिया हम पढ़ेंगे। और इसके बाद क्रिया जो प्रकरण है इसमें आपका कुछ भी शेष नहीं बचेगा, आप पूरी तरह से इस प्रकरण पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे। तो देखिए, अभी हमें को सबसे पहले पढ़ने हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद पढ़ने, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो चलिए हम कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेदों में से पहला भेद पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया। देखो सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जैसा कि इसका नाम है स प्लस कर्म प्लस अक, अर्थात स कर्म अक। तो सकर्मक यानी कर्म सहित ऐसी क्रिया जिसमें कर्म होता है, अर्थात परिभाषा की बात करें तो वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के साथ में होता है, अर्थात सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है। सीधी सीधी भाषा में समझें कि जब किसी क्रिया के साथ अगर कर्म हो तो सीधी सी बात है, अगर कर्म वहाँ पर होगा तो कर्ता का जो प्रभाव वो सीधा कर्म पर पड़ेगा, वो क्रिया का जो प्रभाव वो सीधा कर्म पर पड़ेगा। यानी कि अगर कोई क्रिया हो रही है तो उसका प्रभाव कर्म पर कब पड़ेगा, जब उस वाक्य उस क्रिया के साथ में कोई कर्म होगा। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया का मतलब क्या हुआ कि वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। तो कर्म पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो सकर्मक क्रियाएं होंगी, और सकर्मक क्रिया जो होती हैं उसमें कर्म पाया जाता है, उनके साथ कर्म पाया जाता है। ठीक है, जब कर्म पाया जाएगा तभी तो उनका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव उन पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो वो सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे समझिए उदाहरण से, गीता चाय बना रही है, अब देखो क्रिया हो गई बनाना, अब बना क्या रही है, चाय, ये हो गया कर्म, ये क्या हो गया, कर्म। अब बनाने का सीधा प्रभाव जो, यानी बनाना तो क्रिया, उसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है चाय पर। बना क्या रही है, चाय, तो सीधा प्रभाव चाय पर पड़ा, और चाय क्या है, कर्म। यानी क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया हो गई। ऐसे ही अगला उदाहरण देखो, हमने एक नया मकान बनाया। अब बनाया, क्रिया क्या है, बनाया, क्या, एक नया मकान, ये कर्म है, ये क्या हो गया, कर्म। अब देखो बनाया क्या, नया मकान। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो सकर्मक क्रिया है उनको कैसे पहचान करना है, कि जो क्रिया है उससे पहले क्या शब्द प्रयोग करें और क्या शब्द प्रयोग करके क्रिया के साथ में उससे प्रश्न पूछें, और उस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो सकर्मक होगा, वो सकर्मक वो कर्म होगा, और कर्म अगर है तो फिर वो क्या है, सकर्मक क्रिया। जैसे हमने एक नया मकान बनाया, अब क्रिया है बनाया, इससे पहले क्या लगाओ, क्या बनाया, नया मकान, एक नया मकान, ये कर्म है, ये क्या हो गया, कर्म हो गया। अब जब कर्म है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। ठीक है, राधा खाना बनाती है, बनाना, बनाती है, इससे पहले क्या लगाओ, क्या बनाती है, खाना, तो खाना क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, कर्म है क्रिया के साथ में तो सकर्मक क्रिया है। रवि ने आम खरीदे, क्रिया है खरीदे, क्या, आम, आम क्या हो गए, कर्म हो गया, तो सकर्मक क्रिया हो गई। राम साइकिल चलाता है, क्रिया है चलाना, तो चलाता है क्या, साइकिल, साइकिल क्या हो गई, कर्म हो गया। अब कर्म अगर क्रिया के साथ में है तो सीधा प्रभाव क्रिया के किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। देखो चलाता, क्रिया है चलाता, चलाना है, चलाता है क्या, साइकिल, तो सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे महेश पत्र लिखता है, क्रिया है लिखना, लिखता है क्या, पत्र, तो पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया, तो सकर्मक क्रिया हो गई। वह मुझे अपना भाई मानती है, मानती है क्या, भाई, क्या मानती है, भाई, तो भाई क्या हो गया, कर्म हो गया, तो क्रिया कौन सी हुई, सकर्मक क्रिया हुई। रमेश सामान लाता है, रमेश सामान लाता, अब लाना क्रिया है तो लाता है क्या, सामान, तो सामान क्या हो गया, कर्म हो गया, तो कर्म हो गया, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, लाना, क्या, सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, सामान। हम सब ने शरबत पिया, क्या पिया, शरबत, शरबत क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, तो क्रिया कौन सी हुई, सकर्मक क्रिया हुई। विजय पान खाता है, यानी खाता है, क्रिया है खाना, क्या, पान, ये कर्म हो गया।
अब ये कर्म हो गया तो सीधा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए क्रिया कौन सी हो गई? क्रिया हो गई सकर्मक क्रिया। ऐसा आपको समझ आ रहा होगा। सकर्मक क्रिया में क्या है कि क्रिया के साथ कर्म होता है, और जब क्रिया के साथ में कर्म होगा तो क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, और अगर कर्म पर पड़ेगा तो वो क्रिया होगी सकर्मक। ठीक है, देखिए अब जो सकर्मक क्रिया होती है ना, उसके भी दो भेद होते हैं, क्योंकि बात कर्म की हो रही है यहाँ पर, तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उस क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो एक कर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक क्रिया, अर्थात एक तो एक कर्म वाली क्रिया और एक द्विकर्म वाली क्रिया। देखो एक कर्म वाली क्रिया और दो कर्म वाली क्रिया कैसी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक कर्मक क्रिया, तो जिसमें एक कर्म होता है। तो देखो यदि किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म प्रयुक्त हुआ, कितने कर्म? एक कर्म प्रयुक्त होना चाहिए, तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? एक कर्मक क्रिया। जैसे विजय भोजन कर रहा है, करना क्या क्या कर रहा है? भोजन, ये कर्म है, लेकिन एक ही तो कर्म है। अब एक ही कर्म है तो वो एक कर्मक क्रिया हुई। अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, क्या? पाठ, एक कर्म है। बच्चों ने चित्र बनाए, क्या? चित्र, तो एक ही तो है। तो एक कर्म अगर किसी क्रिया के साथ में है तो एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। अर्थात यदि किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म प्रयुक्त होता हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। आगे देखिए, अब द्विकर्मक क्रिया की हम बात करते हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? देखो द्विकर्मक क्रिया का मतलब यदि किसी वाक्य में पूर्ण सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म, कितने कर्म? दो, एक तो प्रधान कर्म और एक गौण कर्म, ठीक है, प्रयुक्त हुए हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब प्रधान कर्म और गौण कर्म क्या होते हैं? देखो प्रधान कर्म जो होता है उस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या हुआ? वो तो प्रधान कर्म। और बाद में जब प्रभाव पड़े जिस कर्म पर, वो होता है गौण कर्म, ठीक है। या हम यूँ कह सकते हैं कि क्रिया का सीधा प्रभाव तो प्रधान कर्म पर, और प्रधान का जो प्रभाव पड़ा वो किस पर? वो गौण कर्म पर, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी दो क्रिया एक वाक्य में क्रिया के साथ आती हैं, दो कर्म आते हैं क्रिया के साथ में एक ही वाक्य में, तो उनको द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे माँ बच्चों को भोजन खिला रही है। अब वाक्य को समझो, माँ बच्चों को भोजन खिला रही है। इस वाक्य में देखिए क्रिया तो है खिलाना, खिला रही है क्या? भोजन, ये तो कर्म हो गया, प्रधान कर्म, ठीक है। बच्चों को, ये देखिए अब ये क्या है? ये गौण कर्म, ये भी कर्म है, बच्चों को ये भी गौण कर्म है, लेकिन ये गौण कर्म है। देखो खिलाने का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? खिला रही है, खिलाना क्या? भोजन, किसको? बच्चे को, तो बच्चे का तो बाद में आया, तो इसलिए यहाँ पर ये द्विकर्म है। इसमें कितने कर्म है? द्विकर्म। ये जो भोजन है ये प्रधान कर्म है, और बच्चों को ये क्या है? ये है गौण कर्म, ठीक है। ऐसे अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं तो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं एक वाक्य में। देखो मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूँ। देखो क्रिया तो कौन सी है? पढ़ा रहा। अब कर्मों को पहचानो, कर्म क्या है इनमें? पढ़ा रहा हूँ, क्या? क्रिया, ये तो हो गया प्रधान कर्म, ठीक है। किसको? आपको, ये हो गया गौण कर्म, लेकिन कर्म दो हो गए। और मैंने आपको सकर्मक जो क्रिया थी यानी उसकी पहचान बताई कि उसको पहचाने कैसे, कि आप क्रिया के साथ में क्या लगा दो और प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछ करके आप फिर उसका उत्तर ढूंढो, जो उत्तर आएगा वही सकर्मक क्रिया, वो सकर्मक क्रिया होती है। ऐसे ही अब आपको देखो जो प्रधान कर्म है वो तो क्या लगाने से पहचान में आ जाएगा, लेकिन जो गौण कर्म है उसकी पहचान सामान्यतः किसको, क्या की बजाय आप किसको लगा कर देखो, उससे उसकी सामान्यतः पहचान। मैं 100% नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादातर वाक्यों में किसको से आप प्रश्न करो, यानी क्रिया के साथ आप किसको जोड़ो और उत्तर लाओ। जो उत्तर आपका आ रहा है वो गौण कर्म होता है। देखो जैसे मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूँ, क्रिया हो गई अपनी पढ़ा रहा हूँ, क्या? क्रिया, ये तो प्रधान कर्म, क्योंकि हमने क्या से प्रश्न किया। अब करो आप किसको से, किसको पढ़ा रहा हूँ? आपको, ये क्या हो गया? ये हो गया गौण कर्म, ठीक है, क्योंकि ये किसको आया, हमने किसको लगाकर इसका। जैसे तीसरा उदाहरण देखो आप, अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ा रहा था, क्रिया कौन सी है? पढ़ा रहा था, ठीक है। तो
इसमें अपन को दो कर्मों की पहचान करनी है, प्रधान कर्म और गौण कर्म। अब प्रधान कर्म की पहचान कैसे करेंगे, देखो क्रिया के साथ में क्या जोड़ो, क्या पढ़ा रहा था, पाठ, ये तो प्रधान कर्म। अब किसको जोड़ो, किसको पढ़ा रहा था, छात्रों को, तो ये छात्र क्या हो गए, ये गौण कर्म हो गए। तो कहने का मतलब इन तीनों वाक्यों में दो दो कर्म हैं, और जब किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं क्रिया के साथ में, अर्थात तो एक प्रधान कर्म और एक गौण कर्म, तो उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये सकर्मक क्रिया में यानी कर्म की बात जहाँ होती है, जहाँ कर्म आते हैं वहाँ दो कर्म हो सकते हैं, तो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की, यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो हमने सकर्मक क्रिया पढ़ ली, अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। देखो नाम से स्पष्ट अकर्मक यानी कर्म नहीं है जिसमें, अर्थात जिसके साथ कर्म नहीं। फिर जब कर्म होगा नहीं तो क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी क्रिया के साथ में कर्म है तो क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, सबसे पहले कर्म पर पड़ेगा सीधा प्रभाव। लेकिन किसी क्रिया में यदि कर्म नहीं है तो फिर उस क्रिया का प्रभाव पड़ेगा कर्ता पर, और अगर किसी क्रिया के साथ में कर्म नहीं है तो उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। तो देखो जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, जब हमने सकर्मक क्रिया पढ़ी तो उसमें क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ रहा था, क्योंकि उसमें कर्म था, इसमें कर्म होता ही नहीं है, तो कर्म नहीं होगा तो कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया कहलाएगी, और जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, अर्थात जब किसी वाक्य में कर्म के नहीं होने पर भी कर्ता और क्रिया से ही वाक्य का भावार्थ स्पष्ट हो जाता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब बिना कर्म के भी वाक्य बनते हैं, और जब कर्म नहीं होगा तो क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है अगर, तो फिर हम वहाँ पर कौन सी क्रिया मानेंगे, अकर्मक क्रिया मानेंगे। देखो जैसे और उदाहरण एक बार देख लिए, वे क्रिया जिनका प्रभाव वाक्य में कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना होता है, यानी अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है बिना कर्म के, अर्थात अकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। अकर्मक शब्द अ और कर्मक से मिलकर बना है, जहाँ ए उपसर्ग का अर्थ बिना तथा कर्मक का अर्थ होता है कर्म के होता है। ठीक है, जैसे देखो रमेश दौड़ रहा है। अब इस वाक्य में क्रिया तो हो रही है, भाई क्रिया क्या हो रही है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब इसमें कर्म तो है नहीं, कर्म की पहचान कैसे, क्या लगा कर देखो क्या दौड़ रहा है, उत्तर नहीं आया। ठीक है, तो इसमें सीधा कर्ता दे रखा है, क्या दे रखा है, कर्ता दे रखा है। ठीक है, अब इस अकर्मक क्रिया की पहचान हम चाहें तो कौन से करते हैं, लेकिन आप सीधा ही पहचान सकते हो इसको। देखो कर्म इसमें है ही नहीं, कर्ता है सीधा, दौड़ रहा है कौन, रमेश दौड़ रहा है। अब रमेश दौड़ रहा है तो रमेश क्या है, कर्ता, सीधा प्रभाव भाई मान लो आप दौड़ो, तो दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, जो दौड़ रहा है उसी पर पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दौड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया है। भाई जब दौड़ने वाले का प्रभाव पड़ रहा है, जो दौड़ रहे हैं, दौड़ना, दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ता है, जो दौड़ता है उस पर पड़ता है, यानी जो करता है उसी पर पड़ता है। तो जब कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा तो क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। देखो और उदाहरण देखो, वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र, ये वाक्य ठीक नहीं क्योंकि इसमें क्रिया नहीं हो रही है इसलिए मिसप्रिंट। मुकेश बैठा, ये भी क्रिया नहीं, ये भी मिसप्रिंट। देखो अगला उदाहरण, वह जा रहा है, जाना क्या है, जाना है क्रिया, क्रिया तो हो रही है लेकिन कर्म नहीं है। भाई कर्म की पहचान क्या से होती है, क्या और क्यों, किसको से, क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, जब भी नहीं है, किसको जा रहा है, ये भी गलत है। जबकि जा रहा है, जा कौन रहा, जाने का प्रभाव सीधा पड़ेगा कर्ता पर, जो जाएगा उसी पर पड़ेगा। ठीक है, तो वह क्या है, कर्ता है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई अकर्मक क्रिया। और उदाहरण देखो, मैं एक अध्यापक था, ये वाक्य सही नहीं है, इसका उदाहरण नहीं है क्योंकि इसमें क्रिया नहीं हो रही है। मैं रात भर नहीं सोया, अब देखो सोना, नहीं सोना, ये क्रिया हो गई। ठीक है, नकारात्मक वाक्य है, लेकिन सोने का प्रभाव सीधा पड़ता है कर्ता पर। भाई जो सोएगा उसी की तो आँखें बंद होंगी, उसी को तो नींद आएगी, ये थोड़ी बिस्तर पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ेगा सीधा कर्ता पर। ठीक है, तो कर्ता पर अगर सीधा प्रभाव पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है।
उदाहरण जैसे बच्चा रो रहा है, रो रहा है। और रो कौन रहा? बच्चा। रोने का प्रभाव उसी पर पड़ता है जो रोता है, ठीक है। तो बच्चा क्या है? कर्ता है, इसलिए सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया हुई। पिताजी आ रहे हैं, आना क्रिया हो गई। अब आ रहे हैं, सीधी सी बात है, पिताजी, पिताजी है कर्ता, तो कर्ता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आने जाने का प्रभाव उसी पर पड़ता है, आने जाने, सोना, हंसना, रोना, इन सब का प्रभाव पड़ता है कर्ता पर। और कर्ता पर जब प्रभाव पड़ेगा तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों, हमने कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रिया पढ़ी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन अब हम आगे महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। देखो, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, ये महत्वपूर्ण है। अब आपकी क्रिया से संबंधित सभी जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद पढ़ेंगे हम, कम से कम 8 भेद अपन को पढ़ने हैं। देखो कितने: सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। ये 8 प्रकारों को हम पढ़ेंगे तो क्रिया प्रकरण जो है हमारे अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य क्रिया की बात कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जैसा इसका नाम है, देखो यह क्रिया का सामान्य रूप होता है। कैसा रूप होता है? सामान्य रूप, जिसमें एक कार्य एवं एक ही क्रियापद होता है। अब सामान्य का मतलब क्या हुआ? सामान्य का मतलब हुआ जिसमें एक तो कार्य होगा और एक ही क्रियापद होता है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया गया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का सामान्य रूप कौन सा होता है? जहाँ एक कार्य एवं एक ही क्रियापद होता है। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें एक ही तो पढ़ना, एक ही तो क्रिया है, एक ही तो कार्य हो रहा है, तो क्रियापद एक हो गया, तो इसलिए इसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण, श्याम आम खाता है, अब खाना क्रिया हो गई क्या? अब ये एक ही क्रिया, एक ही तो काम कर रहा है, तो एक क्रियापद है। श्याम जाता है, जाना क्रिया हो गई, अब एक ही काम कर रहा है इस वाक्य में, तो एक क्रियापद है, इसलिए क्या हो गया? ये सामान्य क्रिया हो गई। राधा आई, अब आना, ये एक ही क्रिया है, क्रियापद है, तो इसका मतलब एक क्रिया तो सामान्य क्रिया। विजय गया, जाना, अब गया, ये भी एक ही क्रियापद, यानी एक ही कार्य, तो सामान्य क्रिया। तो बिल्कुल ईजी सी परिभाषा आपको बताई कि जिसमें एक ही क्रियापद होता है, यानी एक क्रियापद से मतलब समझो कि एक ही कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर सामान्य क्रिया है, ठीक है। एक ही क्रियापद होता नहीं, एक ही कार्य होता है, एक क्रियापद होता है। दूसरा भेद समझो, सहायक क्रिया किसको कहते हैं? देखो, हेल्पिंग वर्ब जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। यानी जो वाक्य होता है उसमें मुख्य क्रिया की जो सहायता करके उसका भावार्थ स्पष्ट करता है, उसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में वह पद जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर, यानी मुख्य क्रिया के साथ लगना चाहिए, वाक्य को पूरा करता है, यानी मुख्य क्रिया के साथ में लगा और वाक्य को पूरा करता है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वाक्य के काल का परिचायक होती है। ये बात ध्यान रखनी है कि जो सहायक क्रिया है ना, वो हमें समय बताती है, एक तरह से काल बताती है कि वाक्य किस काल का है। तो देखो, जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, अब ये तो है पढ़ना मुख्य क्रिया, लेकिन अगर अपन इस वाक्य को यहाँ तक छोड़ दें, रवि पुस्तक पढ़ता, तो क्या इसका भावार्थ स्पष्ट होगा? नहीं, वाक्य में अधूरापन रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा इस प्रकार होगा, रवि पुस्तक पढ़ता है, अब वाक्य पूर्ण हुआ। तो पढ़ना तो मुख्य क्रिया, लेकिन जो है आया ये इस मुख्य क्रिया की सहायता के लिए आया, तो इसको कहेंगे हम सहायक क्रिया। क्या कह देंगे? सहायक क्रिया कह देंगे। और जैसे श्याम आम खाता है, अब ये खाना ये तो मुख्य क्रिया, लेकिन जो है ये सहायक क्रिया है, क्योंकि ये सहायता कर रहा है मुख्य क्रिया की। देखो, जैसे श्याम आम खाता, इसको उदाहरण को हम अगर यहीं छोड़ दें तो वाक्य अधूरा है। तो श्याम आम खाता है, खाता है, खाता के बाद है लगाना पड़ा अपन को, तब वाक्य पूरा हुआ, भावार्थ स्पष्ट हुआ। तो इसका मतलब ये सहायता कर रही है मुख्य क्रिया की। और जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं वो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया कहलाती हैं। तो ये जो है शब्द, ये क्या है? ये हो गया अपना सहायक क्रिया। श्याम जाता था, अब जाता था जो था है नहीं, ये सहायक क्रिया है। क्यों? श्याम जाता, जाता मुख्य क्रिया, इसकी सहायता कर रही है था, तभी वाक्य पूर्ण हुआ।
तो ये हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हो गई। वह पढ़ेगी, अब देखो वह पढ़े, पढ़ेगे, अब गी नहीं आता तो ये वाक्य पूरा नहीं होता, ठीक है। तो गी क्या हो गया इसमें, अभी जो गी आ रहा है ये हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया की सहायता करके वाक्य का जो भावार्थ स्पष्ट करती हैं उन क्रियाओं को हम सहायक क्रिया कहते हैं। और सहायक क्रिया अक्सर काल का परिचायक होती है, ठीक है। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है यानी वर्तमान काल बता रही है। श्याम आम खाता है, वर्तमान काल बता रही है। श्याम जाता था, भूतकाल बता रही है। वह पढ़ेगी, भविष्य काल बता रही है, ठीक है। ये हुई सहायक क्रिया। अब तीसरी क्रिया बात करते हैं हम संयुक्त क्रिया की। देखो संयुक्त, जिसका नाम है संयुक्त। अब संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रियाओं के योग से बनती है, यानी दो अलग अलग क्रियाएं अगर मिलकर के किसी एक क्रिया का निर्माण करती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रजनी ने खाना खा लिया। अब देखो क्रिया देखो, खा, एक तो ये वाला खाना, एक लिया यानी लेना, खा लिया, ये मिलकर एक क्रिया बना रही है, तो इसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। दूसरा उदाहरण देखो, मैंने पुस्तक पढ़ डाली है। अभी तो पढ़ और एक डाली, ये क्या हो गई? दो क्रियाएं मिलकर पढ़ डाली, एक क्रिया बनी पढ़ डाली, तो ये संयुक्त क्रिया कहलाएगी। तीसरा उदाहरण देखो, शंकर ने खाना बना लिया। अब एक तो बनाना क्रिया होती है अलग से ही, एक होता है लेना, ठीक है, यह लेना तो लिया। अब बना और लिया दो क्रियाएं, दो अलग अलग क्रियाएं हैं, दोनों मिलकर एक क्रिया बनी, तब जाकर वाक्य का अर्थ स्पष्ट हुआ। तो ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हम कहें वह नहा लिया, अब नहाना क्रिया होती है और एक लेना क्रिया होती है, तो नहा लिया, दो क्रिया मिलकर एक क्रिया बनी तो संयुक्त क्रिया कहलाई। तीसरी क्रिया हमने संयुक्त क्रिया पढ़ी। अब देखिए चौथी क्रिया हम पढ़ रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक। जैसा इसका नाम है, प्रेरणा देती है। देखो क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं करने के बजाय, यानी कर्ता स्वयं करने के बजाय किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी वे क्रियाएं जिनको कर्ता स्वयं करने के बजाय किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की रचना सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से हो सकती है, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया बन जाने के पश्चात वह सदैव सकर्मक ही होती है। यानी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और अकर्मक हो सकती है, लेकिन जब वो प्रेरणार्थक बन जाती है तो फिर वो सकर्मक क्रिया होती है। देखो स्पष्ट करेंगे। रतन महेश से पत्र लिखवाता है। कर्ता कौन है? रतन, ठीक है। लेकिन क्या इस वाक्य में वह स्वयं काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, बल्कि किसी दूसरे को प्रेरणा दे रहा है, दूसरे से कार्य करवा रहा है। देखो मैं रतन महेश से पत्र लिखवाते हैं, यानी महेश से, इस व्यक्ति से। स्वयं जब कर्ता स्वयं कोई काम नहीं करता है, दूसरे से कोई काम करवाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखो, सविता कविता से कपड़े धुलवाते। क्रिया हो रही है धुलवाने की, ठीक है, क्या? कपड़े, कर्म हो गया। तो अब लेकिन जो सविता यानी कर्म जो है वो इससे काम करवा रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेरणार्थक हुई। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। अब पढ़वाता है ये क्रिया है, लेकिन अध्यापक स्वयं नहीं पढ़ रहा, बच्चों से पढ़वाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रेरणार्थक, प्रेरित करता है दूसरों को कार्य करने के लिए। रवि माँ से खाना बनवाता एक क्रिया है, लेकिन करता कौन? रवि, लेकिन स्वयं कार्य नहीं कर रहा, वो किसी से कार्य करवाने की प्रेरणा दे रहा, किसी को प्रेरित करता है उसको, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता स्वयं कार्य करने के बजाय किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है तो उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। देखो समझो, दो कर्ता होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया में। जैसे अभी मैंने आपको ये दो बताए, ये देखिए, इधर देखिए, ये जैसे पहले उदाहरण में दो कर्ता, एक रतन और एक महेश। इन दोनों कर्ताओं में से एक तो होता प्रेरक कर्ता। प्रेरक कर्ता कौन होता है? जो प्रेरणा देता है, यानी जो प्रेरित करता है काम करवाने के लिए, क्रिया करवाने के लिए, वो तो प्रेरक कर्ता होता है। और जो जिसको प्रेरित करता है वो कौन, क्या होता है? वो होता है प्रेरित कर्ता। जैसे इसमें रतन तो क्या है? प्रेरक कर्ता। महेश क्या है? ये प्रेरित करता है। दूसरे वाक्य में सविता क्या है? प्रेरक करता है, क्योंकि ये दूसरे को प्रेरित कर रही है। और
प्रेरित करता कौन सा है? कविता। नहीं, प्रेरित किसको किया? कविता को। तो ये प्रेरित करता हुई, ठीक है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पांचवी क्रिया देखिए, पूर्वकालिक क्रिया। पांचवी क्रिया का नाम है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती हैं? देखो, यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आई हों, यानी दो क्रियाएं एक साथ आई हों तथा उनमें से एक क्रिया पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आ जाएं, दो क्रियाएं एक साथ आए, उनमें से जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसको पूर्वकालिक कहते हैं। यानी पूर्वकाल में, यानी पहले समय पर जो संपन्न हो रही है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया जो होती है मूल रूप से वो क्या होती है? मूल धातु के साथ में कर प्रत्यय लगा करके बनाई जाती हैं। जैसे विकास पढ़कर सो गया। अब दो क्रिया देखो तो पढ़ना और एक सोना, ठीक है। अब बताओ पहले कौन सी हुई? तो पढ़कर सो गया, पहले पढ़ा फिर सोया। तो पढ़ना जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। जो पहले हुई वो पूर्वकालिक। दूसरा उदाहरण देखो, वह नहाकर चला गया। एक तो होता है, एक तो है नहाना ये क्रिया, एक चला गया ये दूसरी क्रिया हो गई, ठीक है। अब बताओ पहले कौन सी क्रिया हुई? पहले नहाना हुई, तो नहाना क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा उदाहरण देखिए, विजय ने खाना खाकर चाय पी। अब देखो, एक तो खाकर चाय पी, एक तो खाकर ये क्रिया हुई, एक पीना हुई, ठीक है। एक खाना और एक पीना। बताओ पहले कौन सी क्रिया हुई? पहले हुई खाना, तो खाना क्रिया हुई तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। सीता नहाकर मंदिर जाएगी। अब एक तो नहाना और एक जाना, दो क्रियाएं हैं। दो क्रियाएं जो हैं दोनों में से पहले कौन संपन्न हुई? एक है नहाना, ये संपन्न पहले हुई, तो इसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अगला उदाहरण देखिए, श्याम खेल कर नहाने जाएगा। अब खेल कर, ये देखो, ये खेलना और नहाने जाना। अब पहले हुआ खेलने को, नहाने का, वो खेलने का काम, फिर नहाने का। तो पहले जो काम हो रहा है ना खेलना, वो पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया ये हुई। 5 भेद अब तक हम पढ़ चुके हैं। देखो अब छठा भेद करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक करते रहें, आपको सभी क्लासेज निःशुल्क मिलेंगी। तो देखो सजातीय क्रिया, ये क्या है? सजातीय यानी एक ही जाति की क्रियाएं जिनकी जाति समान हो, यानी एक ही वर्ग जाति की क्रियाएं, उनको सजातीय क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा देखो, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हों तथा एक साथ प्रयुक्त हुए हों, उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हों तथा एक साथ प्रयुक्त हुए हों, उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। अब देखो, जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, कर्म क्या है? लड़ाई। क्रिया क्या है? लड़ी। देखो लड़ाई और लड़ी दोनों एक ही धातु से बने, लड़ना उसी से बने, लड़ाई भी और लड़ी भी, तो दोनों एक से बने, तो सजातीय क्रिया हुई। उसने अपना रोना रोया। देखो रोना रोया, रोना क्या है? कर्म, रोया क्या है? क्रिया। तो दोनों एक ही जाति की हैं, अर्थात एक ही धातु से बनी है, रोना भी रोया भी। तो ये क्या हो गई? सजातीय क्रिया हो गई। इसको हम कहते हैं सजातीय क्रियाएं, जिनमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनते हों और एक साथ प्रयुक्त हुए हों, तो उन्हें कहते हैं सजातीय क्रियाएं। अब देखो सातवां भेद। सातवां है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होते हैं? देखो वे क्रियाएं जो क्रियापदों के साथ प्रत्यय लगाने से बनती है। ऐसी क्रियाएं जो क्रियापदों के साथ क्या लगा दें? हम प्रत्यय लगा दें, उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल धातु है, चल, उसमें हमने प्रत्यय लगा दे चल, ना प्रत्यय लगा दे चलना बन गया, ता प्रत्यय लगाया चलता बन गया, कर प्रत्यय लगा दिया तो चल कर बन गया। तो मूल धातु में अर्थात जिन क्रियापदों के साथ प्रत्यय लगाने से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम कृदंत क्रिया कहते हैं। अगला उदाहरण देखो, जैसे लिख, लिख धातु है, लिख से क्या बन गया? लिखना, ना प्रत्यय लगा दिया, लिखता, ता प्रत्यय लगा दिया, लिख कर, कर प्रत्यय लगा दिया। तो कहने का मतलब वे क्रियाएं जो क्रियापदों के साथ प्रत्यय लगाने से बनती हैं और प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है, ठीक है, उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। अब देखो आठवां भेद, क्रिया का आठवां भेद कौन सा? देखो आठवां है नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या है? आमतौर पर सभी क्रियाओं की रचना किसी न किसी धातु से होती है। भाई क्रियाओं की रचना तो धातु से होती है। धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप होता है धातु। संस्कृत में हम धातु पढ़ते हैं तो क्रिया का मूल रूप धातु होती है। लेकिन जब किसी क्रिया की रचना धातु से ना होकर
संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से होती है तो उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसमें नाम धातु क्यों कहा मैंने? आपने जब संज्ञा पढ़ी तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। तो वही नाम शब्द यहाँ पर जोड़ दिया, धातु में नाम जोड़ दिया, नाम धातु। ठीक है, अर्थात मूल रूप से तो क्रियाओं की रचना होती है धातु से, लेकिन यदि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से किसी क्रिया का निर्माण हो जाए तो उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपना, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, इसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया और क्रिया बना दी अपनाना। अब अपनाना क्या है? क्रिया है, जबकि अपना तो क्या था? सर्वनाम। हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो अपनाना बन गया और अपनाना बन गया क्रिया। तो मूल धातु तो ये हो गई नाम धातु क्रिया। जैसे चमक संज्ञा है, ना जोड़ दिया चमकना, तो चमकना चमकाना ये क्या हो गई? ये हो गई क्रियाएं। और कौन सी? नाम धातु क्रियाएं, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से इन क्रियाओं का निर्माण हुआ है, तो इनको हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। बात समझ आई? ठीक है दोस्तों, ये थी प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद 8 हमने पढ़े। दोस्तों, क्रिया अभी संपूर्ण नहीं हुई है, क्रिया टॉपिक अभी एक क्लास इसमें और लगेगी, तब जाकर आगे हम क्रिया में जब पढ़ेंगे अगली क्लास में तो हम काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया, और इनके भी फिर अंदर भेद पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। आप कहते हैं कि हमारे प्रश्न अक्सर गलत होते हैं, तो गलत इसीलिए होते हैं क्योंकि हम किसी प्रकरण को पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं। हमने क्रिया पढ़ा, सकर्मक क्रिया पढ़ी या कर्मक क्रिया पढ़ी और समझा कि क्रिया संपूर्ण हो गई। नहीं, अभी हम काल के आधार पर और पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्रिया प्रकरण को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।